आपके अगला पॉइंट है स्वतंत्रता क्या है। तो देखो स्वतंत्रता क्या है, इसका सीधा सपाट सा उत्तर है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का भाव है। बाहरी प्रतिबंधों का न होना ही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का न होना ही स्वतंत्रता है, अर्थात हमारे ऊपर बाहरी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अगर हमारे ऊपर समाज की, सरकार की, देश की, है ना, या किसी अन्य एक संस्था द्वारा हमारे को प्रतिबंधित किया जाता है, हमारे को रोका जाता है, तो इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। और हम अपने कार्यों को करने, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने, अपनी क्षमताओं का विकास करने, अपनी नीति का निर्धारित करने में स्वतंत्र है, हमारे को कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो स्वतंत्रता कहलाती है। हालांकि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का केवल एक पक्ष है, एक पहलू है, एक पहलू है। इस परिभाषा के हिसाब से केवल हम इतना देख सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये परिभाषा हमारी स्वतंत्रता की परिभाषा का एक नकारात्मक पहलू है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि नियंत्रणों के अभाव के साथ साथ हमारी जो नियति है, हमारा जो जीवन है, उसका निर्धारण करने का हमें अधिकार होता है। हमें अपने सर्वांगीण विकास करने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। तो देखो आपके स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, आपके सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि उसकी आत्मा में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना ही है। उसके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं, उसके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का विकास करना, उन योग्यताओं का विस्तार करना, उन योग्यताओं को विकसित करना ही जो है आपकी किसमें आता है, स्वतंत्रता में आता है। तो स्वतंत्रता जो है आपके प्रतिबंधों का अभाव है, यहीं तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यापक होता है। व्यापक तौर पर क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना ही स्वतंत्रता है। अर्थात दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वह स्थिति है, स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति समाज में जिसमें समाज के लोग अपनी रचनात्मकता, यानी वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, तो रचनात्मकता और उनके अंदर जो जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है उनको, तो हम उस समाज को, ऐसे लोगों को स्वतंत्र कहेंगे। इसके बाद में आती है कि स्वतंत्रता के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं जिनका कि हम करना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता में दोनों बातें आ गई, एक तो प्रतिबंधों का अभाव और एक जो है अपनी प्रतिभा का विकास। प्रतिबंधों का अभाव और प्रतिभा का विकास, ये दोनों बातें किसमें आती है, स्वतंत्रता में आती है। अब देखो इन दोनों बातों के साथ हम स्वतंत्र समाज किसे कहेंगे, तो स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जो अपने सदस्यों को न्यूनतम अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाए। एक स्वतंत्र समाज जो अपने समाज में रहने वाले लोग हैं उनको न्यूनतम अवरोध उत्पन्न करते हुए उनकी संभावना का विकास करने में समर्थ बनाता है, तो उस समाज को हम स्वतंत्र समाज कहते हैं। कैसे, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, अपना समाज है, अगर हमारे समाज में हमें इतने व्यवस्थाएं दी जाती है, इतनी सुविधाएं दी जाती है, या इतने कम अवरोध लगाए जाते हैं, अवरोध यानी नियम है, इतने कम कानून है कि उन कानूनों में रहते हुए हम अपना रचनात्मक विकास कर सकें, अपनी जो संभावनाएं हैं उनको समर्थ बना सकें, तो इसका मतलब हमारा जो समाज है वो कैसा है, एक स्वतंत्र समाज है। तो स्वतंत्र समाज में अवरोध कम होते हैं और उन कम अवरोधों में रहते हुए लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, क्षमताओं के विकास में समर्थ होते हैं।
है ना। इसके बाद में देखो आपके समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमाओं और प्रतिबंधों को पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था आपके पास पिछले कालांश में कि हम अगर ये चाहें कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, तो समाज में रहते हुए ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण मैंने बताया था कि हम समाज में रहते हैं और जैसी हम स्वतंत्रता चाहते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होंगे तो हमें दूसरों को स्वतंत्रता नहीं दे पाएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि समाज का जो भी शक्तिशाली व्यक्ति है वो दूसरों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा। तो प्रतिबंध क्या करता है? जो शक्तिशाली लोग होते हैं जो दूसरों की स्वतंत्रताओं को समाप्त करना चाहते हैं, दूसरों की स्वतंत्रताओं में बाधा बनते हैं, उन लोगों पर प्रतिबंध नियंत्रण लगाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं उन पर प्रतिबंध कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो प्रतिबंध की अनुपस्थिति की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अब बात यहाँ आती है कि ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से प्रतिबंध समाज को होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। जब बिना प्रतिबंधों के समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते या प्रतिबंधों के अभाव वाले समाज की कल्पना नहीं कर सकते तो प्रतिबंध लगेगी। प्रतिबंध आवश्यक है क्योंकि प्रतिबंध में ही हम स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो फिर समाज में कौन कौन से प्रतिबंध होने चाहिए और कौन से प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ये बात आती है। तो इस तथ्य को हम व्यक्ति और समाज के जो केंद्रीय संबंध है उनके अनुसार हल करते हैं कि व्यक्ति और समाज में मूल संबंध क्या है। उन संबंधों के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रतिबंध को निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से प्रतिबंध होने चाहिए और कौन कौन से प्रतिबंध जो है लोगों पर से या समाज पर से उठाए जाने चाहिए। यहाँ अगर हम समाज की बात करें कि व्यक्ति और समाज के जो मूल संबंध है, केंद्रीय संबंध है, उनके आधार पर हम प्रतिबंधों को तय करते हैं। तो यहाँ पर समाज की जो बात आई है तो समाज का अर्थ किसी व्यक्ति समूह से भी हो सकता है, किसी समुदाय से भी हो सकता है और किसी राज्य से भी हो सकता है जिसके अंदर हम रहते हैं। तो जिस समुदाय में, जिस समाज में, जिस राज्य में हम रहते हैं वही हमारा क्या है, आपके समाज है, वही हमारा समाज है। तो यहाँ पर देखो आपके इसे सब बातों का मतलब यह है कि हर व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल की जाती है। रिश्तों में ये देखा जाता है कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन करना चाहिए, कौन से निर्णय या काम व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज में रहते हुए करने चाहिए, कौन से काम व्यक्ति के लिए वांछित है, कौन से कार्य अवांछित है, कौन से जो आपके कार्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए और इसके अलावा देखो कौन से जो लक्षण होते हैं समाज में वो नहीं होने चाहिए, कौन से लक्षण होने चाहिए। ये सारे जो प्रश्न होते हैं, ये सारी जो बातें होती है, इनसे अरूप करके कोई राष्ट्र या कोई समाज क्या करता है, प्रतिबंधों का निर्धारण करता है। अभी तक हमने देखो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का जो अभाव है उसके रूप में ही स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। स्वतंत्रता किस रूप में परिभाषित किया कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस रूप में हमने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ है उन सामाजिक प्रतिबंधों का कम होना जो हमारे स्वतंत्रतापूर्वक चयन की जो हमारी क्षमता है उसमें रोक टोक करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा है, स्वतंत्र का अर्थ बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। हालांकि ये भी पढ़ा है लेकिन मोटे तौर पर हमने क्या देखा है, सीधा सा उत्तर क्या देखा है हमने कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में रहते हुए हम कम से कम प्रतिबंधों में रहें, इतने कम प्रतिबंध होने चाहिए कि जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमताओं पर रोक टोक नहीं लगाई है ना। हालांकि यह स्वतंत्रता का आपके एक पहलू है, जैसे मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू है। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू है। दूसरे शब्दों में कहें तो सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है आपके दूसरा पक्ष है इसका स्वतंत्र होने का, इसके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार स्वतंत्र होने के लिए समाज में उन बातों का विस्तार
होना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य की दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। यानी जो सकारात्मक परिभाषा है उसका अर्थ ये आएगा आपके सकारात्मक परिभाषाओं में, है ना, कि एक व्यक्ति या एक समाज या एक राष्ट्र अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हो, अपने भाग्य को स्वयं दिशा दे सके और उन बातों का विस्तार हो सके जो उस व्यक्ति के स्वरूप का निर्धारण करती है ना। इस अर्थ में देखो आपके इस अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता जो है एक रचनाशीलता है, एक संवेदनशीलता है और एक क्षमताओं से भरपूर विकास को बढ़ावा देने वाली स्थिति है। स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक रूप में व्यक्ति की रचनाशीलता है, संवेदनशीलता है, व्यक्ति की क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देने वाली स्थिति है। ये विकास खेल के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, या फिर आपके अन्वेषण यानी खोज के क्षेत्र में हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में ये विकास हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में कोई व्यक्ति पढ़ाई में होशियार है, दूसरा होशियार नहीं, तो इसका मतलब वो किसी दूसरे क्षेत्र में होशियार नहीं है। दूसरे क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता मिल रही है, उस क्षेत्र में वो ज़्यादा जो है आपको ध्यान दे रहा है, तो उस क्षेत्र में वो विकास, तो विकास किसी भी क्षेत्र में, स्वतंत्रता किसी भी क्षेत्र में लेकर के वो विकास किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, उसका विकास किसी भी दिशा में हो सकता है। अब है प्रतिबंध का स्रोत क्या है? प्रतिबंध का स्रोत क्या है, यानी हमारे ऊपर प्रतिबंध कहाँ से आते हैं और प्रतिबंध क्यों लगते हैं? तो प्रतिबंध का स्रोत क्या है? प्रतिबंधों का स्रोत क्या है? तो देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण के से लगते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगते हैं वो या तो किसी के प्रभुत्व से या कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती है। ये प्रतिबंध बलपूर्वक भी लगाए जा सकते हैं, ताकत के बल पर, या फिर सरकार द्वारा कानून बना करके भी ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो प्रतिबंध किसी भी रूप में हो सकते हैं। सरकार के कानून से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, हमारे को किसी क्षेत्र में विकास करने या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। और या कोई बाहरी शक्ति भी क्या कर सकती है? बलपूर्वक, अगर आपका पड़ोसी ताकतवर है और स्वतंत्र है, आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो वो आपको बड़ा ताकत के लिए आपको क्या कर सकता है? अपना विकास करने या अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने से रोक सकता है। तो ये बलपूर्वक हो गए आपके, है ना। तो इस रूप में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने, दक्षिणी अफ्रीका है, एशिया है ना, इन देशों में जो है ऐसे प्रतिबंध लगाए थे। कौन से? बलपूर्वक प्रतिबंध, जहां पर जनता उनके कानून का तो उल्लंघन करना चाहती थी, लेकिन कानून के बल पर या फिर शक्ति के बल पर उन्होंने क्या कर रखा था? अपने उपनिवेशों में प्रतिबंध लगा रखा था। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी अंग्रेजी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता को बलपूर्वक छीन रखा था, और वो प्रतिबंध भारतीय लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आपके दोनों प्रकार के थे, कुछ कानूनों के माध्यम से, कुछ बलपूर्वक। जब हम कानूनों का विरोध किया, हमने कानूनों को तोड़ा, तो हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया गया। अगर लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें वर्तमान में, तो लोकतांत्रिक सरकारें राज्यों के नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण करने का अधिकार देती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में राज्य के जो नागरिक होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं? अपने सरकारों पर कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं, सरकार को जो है आपके हटा सकते हैं, सरकार को जो है आपके प्रश्न पूछ करके या जो है उसके ऊपर अनेक तरीकों से जो है आपके वो क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की जो स्वतंत्रता होती है उसकी रक्षा होती है, और रक्षा होने के साथ साथ जो आपके उसका संरक्षण भी होता है, उसको बढ़ावा भी मिलता है। दोनों स्थितियां होती है कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता की एक तो स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है और एक उसका संरक्षण होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए जो है स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लेकिन देखो, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के जो तरीके थे वो बता दिए मैंने, कौन कौन से? एक बलपूर्वक लगाए जा सकते हैं और एक कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंध देखो आपके दो तरीके और है प्रतिबंध के।
किस पर? स्वतंत्रता पर। एक तो असमानता के आधार पर, इसकी समाज की, समाज में असमानता है तो उस असमानता को समाप्त करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में जातीय असमानता है, जाति के आधार पर ऊंच नीच पाई जाती है, भेदभाव पाया जाता है, छुआछूत पाई जाती है, इसको समाप्त करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। और दूसरा, आर्थिक असमानता के आधार पर लगाया जा सकता है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता ने अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करने के लिए, अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करने के लिए भी जो है आपके प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कथन से ही यह इन प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है आपके क्या किया गया है, ऐसे प्रतिबंधों पर बल दिया कि समाज में समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, और ये जो असमानता है उस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या माना है, इस असमानता को दूर करने की बात या दूर करने की जरूरत को जो है आपके आवश्यक माना है, महसूस किया है। अब बात आती है कि हम प्रतिबंध तो लगाते हैं और हमारे ऊपर प्रतिबंध भी होते हैं, लेकिन ये जो प्रतिबंध होते हैं हमारे ऊपर, ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, ये प्रतिबंध हमारे पर क्यों लगाए जाते हैं, इनकी क्या? तो देखो आपकी अभी कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों होती है, प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, इसके लिए अभी बात पहले भी मैंने चर्चा की थी कि हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते जहां पर हम पूर्ण स्वतंत्रता उपभोग कर सके। तो हमें एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर कोई ना कोई प्रतिबंध तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम प्रतिबंध में रहेंगे तभी दूसरे लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना। हमें जो है आपके अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने, अपनी स्वतंत्रता का को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, अन्यथा समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा, स्वतंत्रता अपनाएगा, और स्वतंत्रता अपनाते ही वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन जाएगा। तो स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध होना भी आवश्यक है। कितने? आवश्यकता अनुसार जितने संभव हो उतने प्रतिबंध होने चाहिए, ताकि दूसरों की स्वतंत्रता बनी रहे, तो समाज में अव्यवस्था नहीं बने और समाज आपके अंधकार के गर्त में नहीं जाए। लोगों के बीच में मतांतर हो सकते हैं, मतों में यानी विचारों में अंतर हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है, तो उनके कारण टकराव हो सकता है ना। और वे सीमित साधनों के लिए भी होड़ कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन वितरण के साधन सीमित है, उनके लिए भी उनमें होड़ हो सकती है। समाज में किसी बात को लेकर के असहमति भी हो सकती है, आप किसी बात से सहमत हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, तो ऐसी असहमति भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार हम समाज में अनेक ऐसे कारण देखते हैं जिन कारणों के लिए लोग संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस संघर्ष को रोकने के लिए जरूरी है कि प्रतिबंध होने चाहिए, कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जिससे कि लोगों में संघर्ष नहीं हो, लोगों में संघर्ष नहीं हो, हालांकि प्रतिस्पर्धा रहे लेकिन संघर्ष नहीं हो। तो हम ऐसा संघर्ष कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी से चलाते समय भी आप देखते हैं कि रोड पर पार्किंग को लेकर के, आपके साइड को लेकर के, या आपके जमीन या मकान को लेकर के भी कहीं देख सकते हैं। किसी फिल्म के नाम पर भी जो आपके देख सकते हैं, है ना, कि कोई फिल्म दिखाने के लिए सहमत होते हैं, कोई असहमत होते हैं, तो इस आधार पर भी जो आपके संघर्ष होते हुए देखा होगा। आंदोलन होते हैं, कई बार फिल्मों को लेकर के होती है आंदोलन की, फिल्म को दिखाया जाना किसी एक वर्ग के लोग मानते हैं कि हमारे समाज के या वर्ग के लिए अनुचित है ये फिल्म, इसमें हमारे समाज को अपमान करने वाले शब्दों का या चित्रों का उपयोग किया गया है, तो ऐसे में वो समाज विरोध भी करता है। कई बार ये विरोध जो है आपके संघर्ष हिंसा का रूप ले लेते हैं और इससे बड़ी जनहानि होती है, इससे जनहानि होती है। इसलिए हर समाज को हिंसा, जनहानि और विवादों से बचाने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाने का कार्य किया जाता है जिससे कि जनहानि नहीं हो, और ये तरीका क्या है, प्रतिबंध है।
तरीका क्या है? प्रतिबंध है कि देखो, जब तक हम दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे के विचारों को जो है अपने विचारों को दूसरों पर थोपेंगे, तब तक आज़ादी के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे या अपने विचार दूसरों को थोपना चाहेंगे तो हमारी स्वतंत्रता की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों को थोपेंगे तो वो हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि नियंत्रण हो, नियम हो कुछ कि हम दूसरों पर अपने जो आपके विचार है उनको नहीं थोपे, दूसरों पर जो है किसी बात को या विचार को थोपने का प्रयास नहीं करें, प्रतिबंध लगाने का दूसरों पर भी प्रयास नहीं करें। इसके लिए कुछ जो आपके नियम होने चाहिए। तो आदर्श रूप से देखो, आपके एक मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखना। आदर्श रूप में एक मुक्त यानी स्वतंत्र समाज जो भी बताया था कि समाज में व्यक्ति क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक रहता है या अपने सदस्यों को न्यूनतम अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाता है, ऐसे स्वतंत्र समाज को कहते हैं। ये समाज आदर्श भी होता है। तो एक आदर्श रूप में ऐसे मुक्त समाज में है ना, हमें अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के जो तरीके हैं उनको विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने के योग्य बनाने के लिए या पालन करने में समर्थ बनने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर हम संचालित हो सके, जिनके आधार पर हमारे ऊपर प्रतिबंध हो सके। अब बात यहाँ की है कि समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी है कि हम विश्वास, मत, मतांतरों आदि के लिए तैयार रहें। कहने का मतलब यह है कि भाई हमें समाज के लिए प्रतिबंधों की तो आवश्यकता होती है, लेकिन साथ साथ में हमें खुद को भी जरूरी है कि हम ऐसे इस रूप में रहें कि हमारे ऊपर जो आवश्यक प्रतिबंध है उनके साथ साथ हम दूसरों के विचारों को सहन करें, दूसरों के विचारों का आदर करें, दूसरों की जो आपके मत के आधार पर अंतर होता है उसमें सामंजस्य करें, और सामंजस्य नहीं करें तो कम से कम उस मत के ऊपर हम ध्यान नहीं दें, उस अंतर पर हम अपने प्रतिस्पर्धा थोपने का या अपना प्रभाव थोपने का प्रयास न करें। कभी कभी देखो, हमें ये भी लगता है कि हम प्रबल आस्थाओं के लिए सबका विरोध करते हैं। हमारी कई बार ऐसी आस्थाएं होती है और उस आस्था में हम पूरा विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के आधार पर हम दूसरों का विरोध करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों के जो विचार होते हैं, कार्यशैली, उसको अस्वीकार कर देते हैं, नहीं कार्यशैली नहीं उचित नहीं, जबकि उसकी दृष्टि से, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से वो उचित है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो आपके अस्वीकार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून या प्रतिबंध होने चाहिए जो दूसरों पर अपने विचारों को आरोपित करने से रोके, जो हमें क्या करें, दूसरों पर अपने विचारों को आरोपित करने से रोके। ऐसे जो है आपके क्या होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। अब इन नियमों के लिए क्या जरूरी है, इन नियमों के लिए जरूरी है कि ये नियम ऐसे होना चाहिए कि वाद विवाद, विचार विमर्श आदि के आधार पर तय किए जाए, और साथ साथ में ये भी देखा जाए कि इन विचार नियमों से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति, समुदाय या समूह की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नियम ऐसे होने चाहिए जो स्वतंत्रता का संरक्षण करे और स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक हो, ऐसे होने चाहिए। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल सबसे हमारे सामने ये भी आता है कि स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध आवश्यक है। हमारे सामने महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि स्वतंत्रता पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है और कौन से नहीं होने चाहिए। तो देखो, ये शुरू से आ रहा है अपने लेसन में कि कौन से जो है प्रतिबंध होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो कौन सी सत्ता औचित्य पूर्व हो सकती है, यानी कौन सी शासन व्यवस्था ऐसी है जो उचित है और वो हमारे को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रताएं दे सकती है, और कौन सी नहीं। दूसरी बात, औचित्यपूर्ण सत्ता के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, और जो है क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन पर जो बाहरी प्रतिबंध है वो लगाए जाने चाहिए। क्या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं हमारे जीवन के जिन पर हमारे ऊपर बाहरी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और हमें उन
क्षेत्रों में मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के बारे में एक राजनीतिक विचारक है आपके स्टुअर्ट मिल। स्टुअर्ट मिल ने जो है इसके लिए एक सिद्धांत दिया है जिसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तक्षेप करता है तो हस्तक्षेप करने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मरक्षा, कि हम किसी के कार्य करने में तभी हस्तक्षेप करें जब उसके कार्य करने से हमारी हानि हो रही हो, हमारे प्राणों को नुकसान पहुंच रहा हो। तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप कर सकते हैं दूसरे के कार्यों में। तो एक प्रतिबंध तो ये हो गया। दूसरा प्रतिबंध साथ उसने क्या कहा है कि सभ्य समाज के, हमारा समाज सभ्य है और एक सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध, इस समाज में एक कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हम शक्ति का औचित्यपूर्ण यानी शक्ति का सही ढंग से उचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। तो यहाँ पर दो प्रतिबंध बताए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने। एक प्रतिबंध तो क्या कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है किसी के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो कार्य में हस्तक्षेप करने का मतलब हो गया उसके कार्य पर प्रतिबंध लग गया। दूसरा कि हमें जो है हमारे सभ्य समाज के किसी व्यक्ति के कार्यों में उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग तब कर सकते हैं जबकि किसी व्यक्ति को हानि हो रही हो। दो बातें हो गई। एक बात तो क्या कि जैसे आप कोई कार्य करें, उस कार्य के करने से मेरे को नुकसान हो रहा है तो मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ? आपके कार्य में बाधा बन सकता हूँ, आपको कार्य करने से रोकने के प्रयास कर सकता हूँ। तो प्रतिबंध हो गया। और एक दूसरा कि आपके कार्य करने से मेरे को तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपके कार्य से दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही है, तो उसको हानि से बचाने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ? आपके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता हूँ। तो यही जो आपके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने सिद्धांत दिया है। और इसका मतलब ये हुआ है कि जॉन स्टुअर्ट मिल दो बातों पर ही प्रतिबंध लगाना चाहता है। कब? एक तो किसी व्यक्ति के कार्यों से हमारी आत्मरक्षा करनी हो तब प्रतिबंध लगाया जाए, या फिर किसी दूसरे को जो है हानि से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद को सामने रखा है। कौन सा? कि मिल ने स्वयंबद्ध और प्रबद्ध, स्वयंबद्ध यानी स्वयं से संबंधित और प्रबद्ध यानी दूसरों से संबंधित कार्यों के बीच अंतर बताया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वयंबद्ध कार्य उन कार्यों को बताया है जिन कार्यों के करने से प्रभाव करने वाले व्यक्ति स्वयं पर पड़ता है। स्वयंबद्ध जैसे कि स्वयं से संबंधित है, जैसे कोई कार्य है मैं कर रहा हूँ, वो कार्य मेरे से संबंधित है, उसका प्रभाव आप पर कोई नहीं पड़ रहा है, तो उस कार्य में आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये वो कार्य होते हैं जिसके लिए ये कहा जाता है कि क्यों, ये मेरा कार्य है और ये मेरा कार्य, मैं जैसे चाहूँ वैसा करूँ। ऐसे कार्यों को क्या कहा जाता है? स्वयंबद्ध कार्य कहा जाता है। दूसरा प्रबद्ध, वे कार्य जिनका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, ऐसे कार्यों को क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से दूसरे को नुकसान होता है, वो कार्य दूसरे से संबंधित है, तो उस पर क्या होना चाहिए? युक्त प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए कहा जाता है कि अगर आप पर इसका प्रभाव पड़ता है तो मैं क्या करूं, आपको हानि हो रही है तो मैं क्या करूं। तो ये दूसरों से संबंधित कार्य होते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कार्यों पर जो है सरकार को क्या करना चाहिए? उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जैसे ये प्रबद्ध कार्य कौन से होते हैं उसके लिए जैसे उदाहरण है आपकी, आप जिस मंजिल में एक बहुमंजिला इमारत है मान लो, और उस बहुमंजिला इमारत में आप रहते हैं, आपका भी फ्लैट वहीं पर है, दूसरे पड़ोसी का फ्लैट भी है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के फ्लैट है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है? ऊंची आवाज में संगीत बजाता है, रेडियो है, टीवी है, इनमें वो क्या करता है? संगीत बजाता है, और वो कहता है कि नहीं ये तो मेरी इच्छा है। लेकिन वो संगीत सुनने की उसकी इच्छा है या उसकी जो भी बात है वो सुनना चाहता है, पसंद है उसकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंची आवाज में बजाए।
क्योंकि ऊंची आवाज में बजाने से आपको हानि हो रही है। हो सकता है कि उस समय आप सोना चाहें या उस समय आप पढ़ना चाहें तो आपको बाधा होती है, तो ऐसी ऊंची आवाज में वो जो है संगीत नहीं सुन सकता। ऐसी स्थिति में उसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उसे कहा जा सकता है कि आप क्या करें, अपने वॉल्यूम, अपने जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम को कम कर लें। तो ऐसे कार्य जिनसे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है उनको हम प्रबंध आपके जो आपके प्रबंध कार्य कहते हैं, अर्थात दूसरों से संबंधित कार्य कहते हैं। और इन कार्यों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि स्वयंबद्ध कार्य होते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ऐसा जो है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है। ये था आपका हानि सिद्धांत।